हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का सफ़र शुरू करने से पहले आप सब लोगों का हार्दिक आभार। आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि लाहौर के ऊपर था उसको बहुत लाइक किया। आप सब लोगों के प्यार भरे कमेंट्स मुझे मिले। आप सब लोगों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या जिन्ना पाकिस्तान निर्माण के बाद उनको थोड़ा पछतावा था अपने इस डिसीजन के ऊपर। क्या वो भारत लौटना चाहते थे। भारत में उनकी एक संपत्ति भी थी बॉम्बे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सफ़र। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाउस के बारे में। ये बॉम्बे हाउस जो कि उस वक्त सिचुएटेड, मतलब आज भी सिचुएटेड है वहाँ पर, 2 माउंट प्लेजेंट रोड। माउंट प्लेजेंट रोड उस वक्त उसका नाम हुआ करता था, आजकल इसका नाम बाबू साहब हीरे मार्ग है। ये 2 नंबर दुकान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल निवास है उसके बिल्कुल सामने वाला घर मोहम्मद अली जिन्ना का था। जिन्ना इस मकान में 1917 से 1929 तक रहे। इसके बाद जिन्ना लंदन चले गए और वहाँ कुछ समय निकालने के बाद जिन्ना 1934 में फिर वापस आते हैं। और वापस आने के बाद मुस्लिम लीग में धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है और एक बहुत बड़े लीडर मुस्लिम लीग के बन जाते हैं और उनकी राजनीति मुस्लिम लीग की तरफ से आगे शुरू हो जाती है। तब जिन्ना इसी घर में निवास करते हैं। ये घर क्योंकि थोड़ा पुराना हो रहा था तो जिन्ना चाहते थे कि इसको एक नए सिरे से अंजाम दिया जाए, इसको एक नया तौर पे बनाया जाए। 1936 में पूरा का पूरा घर डिमोलिश कर दिया जाता है और एक नए घर की आधारशिला रखी जाती है। जिन्ना इस पूरे के पूरे मकान को नया बनाना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा मकान डिमोलिश करके और नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। जिन्ना इसके लिए हायर करते हैं क्लाउड बैटली को। ये क्लाउड बैटली उस वक्त के एक नामचीन आर्किटेक्ट थे मुंबई के, और बहुत बड़ी बड़ी और फेमस बिल्डिंग्स बॉम्बे की इन्होंने बनाई थी, जिसमें बॉम्बे जिमखाना, ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल और बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन इन्हीं के डिजाइन किए हुए थे। जिन्ना इनको हायर करते हैं और स्पेसिफिकली निर्देश भी देते हैं कि ये पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर के स्टाइल से होना चाहिए। जिन्ना इसमें पर्सनली सारी चीजें मॉनिटर कर रहे थे। इटली से मार्बल मंगाया जाता है, वॉलनट की लकड़ियां इसके ऊपर इस्तेमाल की गई और लेबर इंडिया की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल लोग जो थे वो इटली से ही मंगाए गए थे जिन्होंने ये सारा का सारा काम करवाया था। 1936 के समय में जब ये इसकी रिनोवेशन, पूरा रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, उस वक्त इसका जो टोटल खर्चा आया था वो 2 लाख रुपए का था। ये 1936 का 2 लाख रुपया था, जिस समय भारत में 1 तोले सोने की कीमत 29 रुपए 81 पैसे थी। 29 रुपीज 81 पैसे में 10 ग्राम सोना मिल जाया करता था। ये उस वक्त का 2 लाख रुपया था। जिन्ना ने इसकी एक एक ईंट अपनी देखरेख में बनवाई, ऐसा कहा जाता है। जिन्ना इससे बेहद अटैच्ड थे। इस मकान को बनने के लिए करीबन 2 से 2.5 साल का समय लगा और ये जा करके 1938 के मिड में लास्ट में तैयार होता है। जिन्ना इस घर में फॉर्मली 1939 दिसंबर में एंटर करते हैं, लेकिन इस बार जिन्ना की जो एंट्री है वो इतनी आसान नहीं है क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय रहने के लिए नहीं मिल पाया। उसकी वजह ये थी कि 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर में एक रेजोल्यूशन पास करती है और पाकिस्तान निर्माण का एक संकल्प ले लेती है, जिसके चलते अब जिन्ना को ये बात का एहसास होने लगा कि बॉम्बे से बैठ करके अब राजनीति नहीं हो पाएगी। इसके लिए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एरिया में आना पड़ेगा और दिल्ली में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल है, तो जिन्ना दिल्ली भी। इस बात का एहसास तो दिल्ली आकर के राजनीति करने का जिन्ना को थोड़ा पहले ही था, इसलिए जिन्ना ने दिल्ली में एक और मकान अपने लिए खरीद लिया। ये 1938 में लिया। 1938 में जिन्ना ने एक और प्रॉपर्टी खरीदी, 10 औरंगजेब रोड, जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड के नाम से है। इस मकान को दिल्ली में जिन्ना ने अपने लिए रखा कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो दिल्ली प्रवास के दौरान यहाँ रहूंगा, और यहाँ से बैठ करके उन्होंने अपना राजनीति स्टार्ट करी।
इस दौरान जब ये दिखने लगा कि अब बॉम्बे में रहना उनके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा है, उनका ज़्यादातर समय दिल्ली में निकल रहा है, तो उन्होंने इस बॉम्बे वाले अपने मकान बॉम्बे हाउस को, जिसको कि साउथ कोर्ट भी कहा जाता था, उसको उन्होंने बेचने का सोचा। उन्होंने सोचा कि इस मकान को अब बेचा जाए। निज़ाम हैदराबाद ने उस वक्त इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए लगाई, लेकिन जिन्ना ने उसको मना कर दिया। जिन्ना के हिसाब से इसकी कीमत ज़्यादा थी। जिन्ना ने सीधे तौर पर निज़ाम हैदराबाद को मना नहीं करा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ज़मीन की कीमत ही 15 लाख है, तो 7.5 लाख रुपए में मैं नहीं बेच सकता, और मामला खत्म हो गया। जब 1947 में ये आते बिल्कुल क्लियर हो गया पाकिस्तान बन के रहेगा, तो जाते जाते जिन्ना ने अपना दिल्ली वाला मकान, औरंगजेब रोड वाला मकान, अपने दोस्त रामकृष्ण डालमिया, आर.के. डालमिया को 3 लाख रुपए में बेच दिया। जिन्ना पाकिस्तान चले जाते हैं। इधर भारत सरकार पाकिस्तान गए लोगों की संपत्तियां अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। डालमिया साहब को ये लगता है कि कहीं दिल्ली में जो उन्होंने मकान उनसे लिया था ये भी ना चला जाए, इसलिए वो आज़ादी मिलने के 3 हफ्ते के बाद उसको डच एम्बेसडर को किराए पर दे देते हैं, और महीने का किराया 5,025 रुपये डिसाइड होता है। आगे चल के 1950 में डालमिया साहब इसको 5 लाख रुपए में डच गवर्नमेंट को बेच देते हैं, और ये आधिकारिक दूतावास बन जाता है डच सरकार का भारत में। खैर, थोड़ा रुख वापस मुड़ते हैं जिन्ना के मकान की। जिन्ना तो पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन मकान अभी भी बंबई में ही रह गया। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 में एक इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट पास करती है, और इस एक्ट का मेन कारण रहता है कि जो प्रॉपर्टीज यहां छूट गई हैं पाकिस्तान गए लोगों का, उनका निपटारा किया जाए, उनको कैसे सेटल किया जाए, वो उनके किस तरह से उनको खत्म किया जाए। गवर्नमेंट इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो इस तरह की थी उसकी कस्टोडियन बन गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उनके पास ये संपत्ति चली जाती है और वो इसका निस्तारण करते हैं कि कौन सा जाएगा। 1947 में जाते जाते जिन्ना एक आखिरी अटेम्प्ट और करते हैं अपने इस मकान को बेचने के लिए। उनको जो मैक्सिमम प्राइस ऑफर हुआ था 1947 में, वो 18 लाख का था, 18 लाख रुपए का उनका हुआ था, परंतु जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए। जिन्ना 20 लाख से नीचे नहीं बेचना चाहते थे। पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए, मकान बंबई में ही रह गया। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हो चुका, एक नया देश बन चुका था, तो यहां पर भारत को अपना दूतावास भी खोलना था, यहां पे एक एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट भी करनी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू को एक फैसला लेना था, और यहां उन्होंने चुना श्री प्रकाश को। अब ये श्री प्रकाश कौन थे? ये श्री प्रकाश आज़ादी के संग्राम में एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने आज़ादी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कंधे से कंधा मिला करके नेहरू, गांधी, सरदार पटेल और इवन जिन्ना के साथ भी काम किया था। इनके व्यक्तिगत रिश्ते जिन्ना और नेहरू दोनों के साथ बहुत अच्छे थे, इसीलिए पंडित नेहरू ने इनको चुना कि आप जाकर के वहां एम्बेसडर बन के हमारा काम शुरू करें। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन आज़ादी मिली उसी दिन शुरू हो गई थी। ये कोई बाद में नहीं हुई। भारत के पहले एम्बेसडर श्री प्रकाश 14 तारीख की शाम को ही कराची पहुंच गए थे, और 15 तारीख को एक होटल में, क्योंकि उस वक्त कोई एम्बेसी तो थी नहीं भारत की, उन्होंने एक होटल में कमरा लिया, उसको टेम्परेरी एम्बेसी बना करके, और वहीं पर ही 15 तारीख को राष्ट्रगान गाया और झंडा फहराया। 15 तारीख जिस दिन नेहरू जी लाल किले पे झंडा फहरा रहे थे, श्री प्रकाश कराची में झंडा फहरा रहे थे। इस वक्त तक एजेंडा
बहुत क्लियर था, दोनों देशों के पास बहुत सारा काम था, जिन्ना के पास भी, श्री प्रकाश के पास भी, क्योंकि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी करना था और जो रेफ्यूजीज दोनों तरफ से एक दूसरे में जा रहे थे इनका रिहेबिलिटेशन करना था। परंतु जिन्ना के पास एक काम और था, वो था उनके बंबई वाले घर का मामले को निपटाना। इस बाबत डॉक्टर अजीत जावेद एक अपनी किताब जो कि उन्होंने जिन्ना की बायोग्राफी के ऊपर लिखी थी, सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना, उसमें इन बातों का जिक्र करती है। जैसे ही कराची में बैठे हुए जिन्ना को यह पता लगता है कि भारत सरकार उनका बंबई वाला घर कब्जे में लेने वाली है, वो खुद भारतीय राजदूत श्री प्रकाश के पास मिलने उनके कार्यालय में चले जाते हैं। श्री प्रकाश जिन्ना को अपने घर आते हुए देख, अपने ऑफिस में आते हुए देख बेहद हैरान होते हैं, क्योंकि ये एक ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या करना देख रहा हूं। इस बाबत डॉक्टर जावेद आगे लिखती हैं कि जिन्ना उनके पास पहुंच करके लगभग एक गुहार लगा रहे थे और बहुत ही गड़गड़ाते हुए स्वर में ये कह रहे थे कि जिन्ना को कहो यार यूं मेरा दिल ना तोड़े। वह नहीं जानता कि मैं बॉम्बे से कितना प्यार करता हूं और मैं अपने बाकी बचे हुए दिन वहीं उसी घर में बिताना चाहता हूं। श्री प्रकाश तो जैसे शॉक्ड थे, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो रहा है, हो क्या रहा है। एक पाकिस्तान को निर्माण करने वाला व्यक्ति जिसने अपने जीवन का इतना समय पाकिस्तान को स्ट्रगल करने में लगाया है, पाकिस्तान बनने के कुछ ही महीने के बाद आके उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा मकान ना, संपत्ति को ना हत्या है, उसको एक्वायर मत करिए, मैं वापस आऊंगा। तो इस बात को उन्होंने आगे फर्दर उनसे जानना चाहा। उन्होंने जिन्ना से एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या मैं प्रधानमंत्री नेहरू को इस बाबत बता दूं कि आप वापस आना चाहते हैं। ये सुनते के साथ ही जिन्ना तुरंत कहते हैं हाँ आप कह सकते हैं, मैं वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर जावेद आगे इस बात का जिक्र नहीं करती हैं कि क्या श्री प्रकाश ने ये बात प्रधानमंत्री नेहरू से डिस्कस करी थी या नहीं करी थी, परंतु राजनीतिक हलकों में यह माना जाता है कि जब आप एक एम्बेसडर को कुछ कन्वे करते हैं तो वो सरकार तक पहुंच ही जाता है। तो ये एक ऑब्वियस बात है कि वो पहुंच गए। डॉक्टर अजीत जावेद अपनी पुस्तक में आगे एक और बात का जिक्र करती हैं, जब वो ये कहती हैं कि जिन्ना को अपनी इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, और जिन्ना ने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान बनाकर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भारत वापस जाकर के नेहरू से कहना चाहता हूं कि पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराने सारे गिले शिकवे को दूर करें और अब नई दोस्ती और एक नई शुरुआत करते हैं आगे। डॉक्टर जावेद एक फर्दर एक और इंस्टेंस को गिनवाती हैं, जब मुस्लिम लीग काउंसिल में जिन्ना ने यहां तक कहा था कि मैं अभी भी भारतीय हूं, मैंने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसी मजबूरियों के तहत स्वीकार किया है, परंतु समय आने पर मैं वापस बंबई में जाके अपने घर में रहना चाहूंगा। बहरहाल जिन्ना क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इतिहास का एक सत्य यह है कि जिन्ना कभी वापस नहीं आए और जिन्ना पाकिस्तान में ही रहे और अंततः वहीं से उनका देहांत हुआ। इस दौरान 47 अगस्त के बाद जब वो यहाँ चले आए तो वो चाहते थे कि मेरी ये प्रॉपर्टी किसी यूरोपियन फैमिली को दी जाए, क्योंकि उनके हिसाब से जो उसका एस्थेटिक्स था, उसका जो कदर करने वाले लोग थे वो यूरोपियन ही थे। उन्होंने नेहरू से इसके लिए भी कहा था। नेहरू ने वहाँ पर उनके लिए कुछ पार्टीज भी सेलेक्ट करी थी और एक पार्टी से उनकी बात भी हो गई थी। 3 लाख रुपए महीने का किराया उनको मिलने की बात थी। इससे पहले कि ये डील सेटल हो पाती, सितंबर 1948 में जिन्ना साहब इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। लेकिन जिन्ना जाते जाते अपनी एक वसीयत लिख के जाते हैं, जिसमें वो अपना ये बंबई वाला घर अपनी बहन फातिमा जिन्ना के नाम कर जाते हैं। इधर भारत सरकार भी इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950 में विधेयक ला चुकी थी, जिसके हिसाब से सारा का सारा हक जो है वो भारत सरकार का चला जाता है। और
भारत सरकार इसको ब्रिटिश हाई कमीशन को 1955 में लीज पर दे देती है, जो 1983 तक उनके पास रहा था, ब्रिटिश हाई कमीशन के पास। 1962 में जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालती हैं कि ये उनकी संपत्ति है, विल में उनका नाम लिखा हुआ है, ये उनको दिया जाए। परंतु भारत सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं होती, मामला अदालत में चल रहा होता है। इधर 1965 में भारत पाकिस्तान का एक युद्ध होता है और 1968 में 1968 में भारत सरकार एक नया कानून लेके आती है जिसका नाम था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। यानी इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब शत्रु संपत्ति। ऐसे दो देश जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया हो, उनके नेशनल्स की प्रॉपर्टी भारत सरकार ले सकती थी। तो इस वक्त दो देश इसमें आ रहे थे, एक चीन, एक पाकिस्तान। 2005 में सुप्रीम कोर्ट एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की और व्याख्या करता है और यह बताता है कि गवर्नमेंट केवल और केवल उस संपत्ति की कस्टोडियन बन सकती है, इसके मालिक नहीं बन सकती। अब तक जिन्ना की बहन फातिमा इस दुनिया में नहीं रहती और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से खुश होकर के, उससे बहुत उत्साहित होकर के जिन्ना की बेटी दीना वाडिया इस संपत्ति पर अपना अधिकार करती हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर देती हैं। दीना वाडिया जिन्ना की इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी। उन्होंने एक पारसी परिवार में शादी करी थी और वो पाकिस्तान नहीं गई थी जिन्ना के साथ, वो भारत में ही रह गई। इधर जिन्ना की बेटी की रिट पिटीशन के बाद भारत सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दलील देती है कि जिन्ना की विल तो इनकी बहन के नाम पर थी और दीना वाडिया का उस पर कोई क्लेम नहीं बनता। 2017 में दीना वाडिया भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं और उसके बाद उनके बेटे नुस्ली वाडिया इस केस को आगे बढ़ाते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को एक बार और क्लैरिफाई करती है और इस सारे मसले को खत्म करने की कोशिश करती है और वो ये भारत सरकार ये कह देती है कि जिन्ना की बॉम्बे की संपत्ति इवैक्यूए प्रॉपर्टी एक्ट में आती है, ना कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में। पर दोस्तों, ये मसला अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है, इसका अभी निपटारा नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस प्रॉपर्टी को देख रहा है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, खाली बंगला रखा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी जिन्ना हाउस बॉम्बे के बारे में। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा हौसला जैसा आपने पिछली बार बढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार भी बढ़ाएंगे। तो आपके जो भी कमेंट्स हों, जहाँ पे आपको सुधार की कोई गुंजाइश लगे, मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।